हेलो दोस्तों। स्वागत करता है आप स्वागत करता है आपका धर्मपाल शॉर्ट वाईफाई स्टडी में, जो कि एक स्टडी संबंधित यूट्यूब चैनल है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और जितना हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से और 9th क्लास का फर्स्ट लेसन है, जो फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट बुक का, उसी का ही आज लेसन करवाने जा रहा हूँ। फ्रांसीसी क्रांति जो कि फ्रांस के अंदर हुई थी। बहुत ही डीप लेसन है ये, बहुत ही अच्छा लेसन है। इसके लगभग 24 पेज है इसके अंदर, तो हम इसको एक दिन में तो पूरा नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। 3 दिन लगभग लग जाएंगे। तो धीरे धीरे करते अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूँ, हमारा चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया, मतलब जो आतंकी थे उनको आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब जो सेना थी वो नागरिकों पर गोलियां चलाने वाली आदेश क्यों देगा भाई वो। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने कर दिया। मतलब हथियार, उन्होंने एक सेना तैयार कर ली जो अपनी खुद की जनता की सेना थी। और तैयार करने के बाद उनको हथियारों की जरूरत थी, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए उनको लगा भी जो राजा ने सेना को शहर के अंदर घुसने का आदेश दे दिया है, मतलब हमारे पे गोलियां चलाई जाएगी। तो वो खुद बचने के लिए उन्होंने क्या है, अपनी खुद की सेना बना ली, जिसके अंदर 7,000 मर्द थे और बाकी कुछ औरतें थी। और टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और सभी ने सेना बनाने के बाद उनको हथियारों की जरूरत थी। हथियारों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, भी जहाँ हथियार रखे जाते हैं सरकारी गोदामों के अंदर, उन्होंने क्या है हमला बोल दिया और उनके अंदर घुसने लगे। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। मतलब उन्हीं में संगठन में से सैकड़ों लोगों का जो समूह था वो किसकी ओर चल पड़ा, भी पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर। और ब्रास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। मतलब बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया इन्होंने खुद ने ही। हथियारों पर कब्जे की इस सख्त लड़ाई में ब्राजील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। किसकी साथ थी भी कैदियों की। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण ब्राजील किला लोगों की गणना का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसको नष्ट ही कर दिया। और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस दिवस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। मतलब जो लोग इसको बहुत ही अच्छा मानते थे उनको ये उनके अवशेष बेच दिए, किसके, उस किले के। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहांती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। इसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा आतंक हो गया। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अत्याचारी समझा गया और अत्याचारी के कारण सम्राट, जो फ्रांस का सम्राट था, उसको फांसी दिए जाने की हुक्म का हुआ। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वही सैत्य फ्रांस का किला है जिसको नष्ट कर दिया गया था। ब्राजील का किला, सॉरी, ब्राजील ध्वज के बाद चित्रकारों ने इसे घटना की याद में कई चित्र बनाए। शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, थोड़ा ब्लर होगा कोई बात नहीं। सन 1773 में बुर्बो राजवंश का लुई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। राज्यारोहण मतलब जब उसका पास राज्य आया तो राजकोष था, उसके अंदर कोई भी 1 रुपया भी धन
नहीं था। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, मतलब बहुत लंबे समय तक वो युद्ध करते रहे, जिसके कारण उनके जो राजकोष थे वो खाली हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार किसानों शौकत बनाए रखने की फजूल खर्ची का बोझ अलग से था। मतलब अब राजा राजा था, उसके महल और राज खुद के लिए भी खर्चा होता था, वो तो अलग से ही फजूल खर्ची था। लुई के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवरेज से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। मतलब उसको आज़ाद करवाया, आज़ाद कराने जो खर्च आया 10 अरब आया और वो भी कर्जे में जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवरेज का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। मतलब यह कदम भी बहुत ही कम था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंटा था, मतलब 3 भागों में बंटा था, और केवल 3 स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पुराना राजतंत्र था। पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, बहुत ही अच्छा था भी, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और 3 स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग, स्टेट मतलब जो अपने यहाँ स्टेट है, राज्य है, उस प्रकार कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। मतलब वो कहते हैं ना भी, धर्म से जुड़े लोग और धर्म से बने बाबा पट बाबा, वो सभी तो मेन होते ही हैं, उनको खास मान्यताएं मिली हुई थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। मतलब ये राज्य को कोई कर नहीं देते थे, इनको छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, क्योंकि वो बड़ो ग्रोथ थे भी। देखो गलत नियम कैसे था, मतलब जो अपने घर के अंदर बड़े थे, अपने हर रीति रिवाज से बड़े थे, उनकी जो आय थी वो भी, इनकम थी वो भी बड़ी थी, उनको राज्य के लिए कोई कर नहीं दिया जाता, वो राज्य के लिए कोई कर नहीं देते थे। और जो गरीब लोग थे वो उनको राज्य के लिए कर देना पड़ता था। बहुत ही गंदी व्यवस्था थी ये। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और किसानों से उल्टा और कर लेता था। किसान अपनी स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बांधे थे। मतलब जो स्वामी, स्वामी किसको कहा गया, जो सामंती है। सेवा कौन है, जो वहाँ के मजदूर है, वो मतलब जो स्वामी की सेवा करने में ही उनका धर्म हुआ करता था। खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं उनकी रक्षा करना, तथा सड़कों के निर्माण में, जो सड़क बनाई जाती थी उनके निर्माण में सहयोग करना, इससे अनेक कार्य थे। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा, टाइथ, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइड प्रत्यक्ष कर और उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। लोग काम करते थे वो, और वहन करती थी जनता। अब ये कुछ शब्द हैं जिसका अपने बताएंगे। लिवरे फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ये मतलब फ्रांस की मुद्रा का नाम था। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक एहतियात को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, वो आपको बता ही दिया मैंने। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है। टाइड चर्च द्वारा वसूले किए जाने वाले कर का नाम है टाइड। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला, मतलब टाइड होता था जो स्वामी को पैसे देते थे, और टाइल होता था जो राज्य को पैसे देते थे। ये मूर्ति, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, वो तो सही बात है।
बेचारा गरीब अनाज फल जैसा सलाद सब कुछ चलाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। आगे चलते अपने जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, जैसे जीविका संकट प्राचीन तंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब वो तो आम ही थे, भी वहाँ गरीबी तो चल ही रही थी। जीविका संकट संकट ऐसी चरम स्थिति तक जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते थे। अनाज जिसका नाम मालूम नहीं है। जीविका का संकट जैसे कैसे उत्पन्न होता है? खराब फसल, एक गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। महामारी जो अब अपने भारत में चल रही है, कोविड-19। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। मतलब जो उभरते मध्य वर्ग जो मतलब ना ही गरीब थे ना ही अमीर थे, उनके बीच के जो विशेषाधिकार थे उनको कल्पना की जाती थी। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। मतलब जब अकाल आता था तो उस समय कर और बढ़ा दिए जाते थे, पर वो गरीब किसान बेचारा कहाँ से इतना कर दे पाता। उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। मतलब वो एक काम पे ही निर्भर थे, उसके पास इसके अलावा कोई और काम भी नहीं था। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए मतलब जो ये आवाज़ उठाई है किन्होंने उठाई थी? जो मतलब थोड़े समझदार हो गए, आगे पढ़ लिख कर उनको ज्ञान हो गया भाई हाँ ये वास्तव में गलत हो रहा है। 18वीं सदी में एक नई सामाजिक समूह का उदय हुआ। मतलब एक नया समूह आया जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अंडरलाइन करना, एक नया समूह आया जिसे क्या क्या कहा गया? मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्रीय पारियां व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। मतलब उन्होंने नए कार्य शुरू किए। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब उसके जन्म से ही उसके विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। वो आगे आगे जैसा कार्य करता है उसी हिसाब से उसको विशेषाधिकार दिए जाए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आभार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक और जाक रूसो जैसी दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में। लोक ने राजा के देवी और निरकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मास्टेग्यू ने द स्प्रेट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान में उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई और करती हुई हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके।
इसी समय लुई द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। मतलब वो तो उठना ही था। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज जॉनसन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। मुझे भी चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने का स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1789 के दौरान फ्रांस के यात्रा की ओर अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में इसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्ति लोगों की सेवाई ली होती है, और उनसे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की पराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपमान या बेटे को गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। क्या यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? गुलामों से क्या हास्य है, वह उसकी आलोचना कर रहे हैं। 1787 में किन खतरों का आभास होता है? ये आंसर है क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा किया, कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपनी अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। याद रखना, मतलब वो कोई भी कर लगाना चाहता था तो वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगाता था। इसके लिए क्या प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी जिसको एस्टेट्स जनरल कहा जाता था। उनकी राय लेनी बहुत जरूरी हो, अगर वो उनको कह दे भी हाँ आप कर लगा लो तो ही वो कर लगा पाते थे। इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1614 में हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। फिर उन्होंने एक बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारसाई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। मतलब जैसे एक कोई मीटिंग होती है, आधी कुर्सी इधर होती है, आधी बीच में टेबल होता है, उसी प्रकार तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। मतलब जो प्रतिनिधि आए थे वो अपने अपने स्टेट से लोगों को, मतलब वहाँ महिलाओं को वगैरह बुलाना तो वर्जित था ही, पर वो क्या उनकी राय जानना उनको इम्पोर्टेंट लगती थी। तो उन्होंने क्या किया भी, अपने स्टेट से लोगों को कहा भी हाँ हम कर के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो अगर आपकी क्या राय है, कर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए, या किस प्रकार क्या सिस्टम होना चाहिए। तो वो लोगों की राय जानने के लिए उनको पत्र लिखने की सुविधा दी, और लोगों ने उनको पत्र लिख लिख के दिए। वही पत्र वो आज साथ में लेके आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। मतलब जितने मत आते थे उनको एक एक मत देने का अधिकार था। एक बार भी लुई इसी प्रथा का पालन करने के लिए
दिन प्रतीक था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने मांग रखी भी पूरी सभा के द्वारा ही मतदान कराया जाना चाहिए, ना कि एक के द्वारा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टेस्ट में प्रस्तुत किया था। याद रखना इसको, द सोशल कॉन्टेस्ट में। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। मतलब जो सम्राट था उन्होंने इस राय को क्या कर दिया भाई, खारिज कर दिया। वो कहते नहीं भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता भी सभी की राय ली जाए, क्योंकि बहुत लोग हुआ करते थे। तो इसके विरोध के कारण तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो प्रतिनिधि सभा को छोड़कर क्या हो गए भी, बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्सिया के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुआ। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब वो तो जहाँ के प्रतिनिधि थे वहीं पे अड़ गए। वो कहते जब तक सम्राट की जो शक्तियां हैं आप कम नहीं करोगे और ऐसा संविधान नहीं बनेगा कि जो सम्राट की शक्तियां हैं उसके अंदर कम कर दी जाए, उतने तक हम असेंबली को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा पद है हम उसी पे आसीन रहेंगे। उनका नेतृत्व मिराबो और आबे सीए ने किया। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। किसने लिखी पैम्पलेट भाई? तीसरे स्टेट के जो थे सीए, अबे सीए पादरी था। ये भीड़ जुटा रखी है टेनिस कोर्ट में, सब लोगों ने शपथ ली थी भाई। एक साल पेंटिंग के लिए जोक लुई डेविड द्वारा बनाई गई शुरुआती रेखांकन यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। मतलब जो क्या है, ठंड के कारण फसलें नष्ट हो चुकी थी। नष्ट होने के बाद वहाँ की जो पाव रोटी, वहाँ के जो मतलब मेन खान पान था वो महंगी होने लगी। महंगी होने के बाद उस जो उनको बनाते थे वो इसका फ़ायदा उठाने लग गए। फ़ायदा उठाने के कारण जो किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसकी दुकान पे दावा बोल दिया। और सम्राट ने अपनी सेना को आदेश दे दिया अभी आप शहर के अंदर जाओ। पेरिस के अंदर क्रूड क्रूद भीड़ ने 14 जुलाई को ब्राजील पर दावा बोलकर उसे नेस्तानुबद्ध कर दिया। जो मतलब था महल था उसको तोड़ दिया। देहाती इलाकों में गांव गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेता लुटेरों के गिरोहे बुला लिए हैं। मतलब ये अफवाह फैला दी कि जो जागीर थे वो मालिक, जो जागीरों के मालिक है वो भीड़ इकट्ठा की है और जो लुटेरे हैं, डाकू है, उनको क्या है पैसों के ऊपर बुला लिया है, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। और ये भी मतलब खबर फैला दी, अफवाह फैला दी कि जो डाकुओं को बुलाया है वो क्या है, पक्की फसल है उसको खराब करने के लिए बुलाया गया है। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बलेचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए और ग्रामीण किलों पर भी आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई ने अतंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। सम्राट की जो सत्ता थी उस पर संविधान का अंकुश होगा। मतलब जो संविधान कहेगा उसी को वही करना होगा, उसके विरुद्ध वो नहीं जा सकता। 4 अगस्त 1789 की रात को
असेंबली ने करों कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, जो कि 10 अरब लीवरे उस पर पहले कर्ज था। और उसके हाथ में मतलब ये नया संविधान आने के बाद जिसको विशेषाधिकार दिए गए वो समाप्त कर दिए गए, और जो लोगों को धर्म को एक्स्ट्रा भूमि दी गई थी वो भी जब्त कर ली गई, जिससे क्या है सरकार का जो कोष था वो और भी बढ़ गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के क्योंकि इसी के लिए नया बनाया गया, क्योंकि सम्राट अपनी मर्जी चला रहा था, उसको कम करने के लिए ही नया संविधान बनाया गया। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इस शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ये नई राजनीतिक व्यवस्था है, थोड़ा समझ लेते हैं। न्यायपालिका न्यायाधीश करता था, उसको वोट नागरिक। कार्यपालिका सम्राट हुआ करता था, नियंत्रण विधायिका का उसके ऊपर हुआ करता था, और निषेध वो किसी भी मतलब 745 के सदस्य हुआ करते थे। मंत्री नियंत्रण विधायिका का था, वोट निर्वाचक लोगों द्वारा हुआ करता। सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष के लोगों कम कम के लोगों को वहां मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, मतलब लोगों से नहीं, खुद ही चुन लेते थे। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। बाकी का कल करवाएंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको बता दूं हमारे चैनल का नाम शॉर्ट बाई का स्टडी है, जिसको जितना उसके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा। और इसके पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन है जो कर लेना कॉपीज के अंदर, ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से। धन्यवाद साहब।